हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड की। ठीक है, दो वीडियो में करा चुका हूं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था, कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए मैंने उसको 3 अलग अलग पार्ट में करवाया है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर अपन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिक बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिखा चुका हूँ, सारी चीजें सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे और ये सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। मैं आपको बताऊं, इसकी औकात 40 से 50% की है। द रीजन इज वेरी क्लियर कि यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 40 से 50% वाला पोर्शन ये रहेगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनको बार बार लिख के ही आप याद कर पाएंगे, ये चीज याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है, उसकी माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। जैसा कि अब तक मैं आपको पढ़ाते आया हूं केमिस्ट्री के अंदर फ्री हैंडली। ठीक है जी, तो माइंड मैप में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की इस क्लास में कंबशन। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैटलिस्ट क्या होता है, फिर उसके बिहाफ पे एडिशन रिएक्शन। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड जिसको अपन कहते हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन सोप एंड डिटर्जेंट के नाम से भी पहचानते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ आज चैप्टर खत्म भी हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको जब पीवाईक्यू कराऊंगा बच्चों, तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंबशन होता क्या है? कुछ नहीं होता बेटा, जलाना है ना। अगर आप किसी को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जला रहे हैं उसे हम कंबशन कहेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को बर्न करना है ना, किसी भी चीज को बर्न करना कंबशन कहलाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज को बर्न करना आपका क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। और जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हैं, लाइट एनर्जी निकलती है एज वेल एज हीट का एवोल्यूशन होता है। बर्निंग समझ में आती है आपको? बर्निंग समझ में आती है, जला रहे हैं आप किसी चीज को, बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बर्न कर रहे होते हैं तब आपकी हीट भी निकलती है, एनर्जी मतलब जिसको हीट एनर्जी कहते हैं। और आपकी लाइट का एवोल्यूशन भी होता है। यहाँ अगर बात करें हम, तो यहाँ हम हाइड्रोकार्बन्स की बर्निंग की बात कर रहे हैं। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इनको हम जब बर्न करते हैं तो क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं या फिर कंबस्ट करते हैं, तो आपका एक हीट निकलती है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आपकी लाइट भी निकलती है, लाइट का एवोल्यूशन भी होता है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कहीं कहीं आपको वाटर का एवोल्यूशन भी दिखाई देगा। ये बेसिक बात हुई कि क्या क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या निकलता है। तो आप बोलेंगे सर, हीट एनर्जी, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, बट अगर मैं केवल कार्बन को जलाऊं, जिसे कोल कहा जाता है, केवल अगर मैं कोल को जलाऊं, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, कार्बन के केस में आपका वाटर का एवोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मतलब CO2 क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे लकड़ी वगैरह हम जलाते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बन होता है। तो वहां आप देखोगे लाइट निकल रही है। ठीक है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो आपको क्या याद रखना है कि व्हेन हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोस कंबशन, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट एज वेल एज वाटर। बट एक्सेप्शन याद रखना है, जब भी आप कोल को बर्न कर रहे हैं तब आपका वाटर का एवोल्यूशन नहीं हो रहा। ये बर्निंग ऑफ क्या है? कोल का एग्जांपल है।
अच्छा, इसमें वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बर्निंग ऑफ कोल किस रिएक्शन का नाम है। पहली चीज यहाँ से हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पर दो चीजें मिलकर के एक चीज बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया। ये आपको उसके एग्जाम्पल में भी याद रखना है। चलिए अब हम दूसरा कार्बनिक कंपाउंड ले रहे हैं, मीथेन गैस। मीथेन गैस CH4O2 में जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस हीट प्लस हीट। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं सर। इस पे सवाल पूछता है, वो स्टेटमेंट में देता है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक है। तो ये बर्निंग ऑफ कोल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, बट ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। तो CH4 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट बना रहा है। तो याद रखना है आपको कि जब भी ये जलेंगे हीट लाइट का एवोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वाटर निकलेगा। एक्सेप्शन क्या था, बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ वाटर नहीं निकल रहा। ठीक है, उसके बाद और ले लीजिए आप अल्कोहल ले लीजिए C2H5OH। जब भी आप इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस हीट प्लस हीट। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर हीट लिखा हुआ है, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो उसको यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, प्लस हीट। ये चीज दुनिया के तमाम एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट और वाटर का एवोल्यूशन ही दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूं बंद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, अब बहुत ध्यान समझना, अब बहुत ध्यान से चीजों को समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना। अब जब भी आप, याद रखना, जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे, जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे या फिर जब भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना केवल इस चीज को। जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे तो यहाँ कार्बन का अमाउंट होता है कम, और जब कार्बन का अमाउंट होगा कम तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगी और वो पूरी तरीके से जल जाएगी। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का अमाउंट कम होता है, जिस वजह से एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगी और वो जो हाइड्रोकार्बन है वो पूरी तरीके से जल जाएगा। और अगर वो पूरी तरीके से जलेगा तो वो ब्लू फ्लेम देगा। याद रखना है, शायद आप इसको अज्यूम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी, बट फिलहाल आप इस चीज को समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन का अमाउंट कम है, जिस वजह से एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उस कार्बन को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देगी और वो कंप्लीट कंबशन यानी कि पूरी तरीके से जल जाएंगे। और जब वो पूरी तरीके से जलेंगे तो वो नीले कलर के फ्लेम के साथ जलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या याद रखना है, they burn with blue flame, और एक क्लीन होता है, कैसा होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल क्लीन ब्लू फ्लेम, एज they undergoes complete combustion, they undergoes complete combustion। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन उसको अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, जिस वजह से ये एक कहते हैं येलो फ्लेम में जलता है। येलो फ्लेम और ये ब्लैक शूटिंग, जैसे आपने देखा होगा ना, जो हमारे घर के बर्तन होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप चूल्हे में खाना बनता होगा आपके घर में तो वो नीचे आपने देखा होगा ब्लैक कलर की शूटिंग सी आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे बर्न with yellow sooty flame as they do not undergo complete combustion। इनका पूरा complete combustion नहीं होता। और याद रखिएगा, अरे अगर complete combustion नहीं दे रहे हैं तो ये आपको केवल और केवल, है ना, केवल और केवल लाइट ज्यादा देंगे, ये लाइट ज्यादा देंगे और हीट कम देंगे, लाइट ज्यादा देंगे हीट कम देंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, ये लाइट ज्यादा देते, लाइट कम देते हैं
और हीट ज्यादा देते हैं। इसलिए जब भी हम घर में खाना वाना पका का यूज करते हैं ना, तो स्टोव वगैरह का जो यूज होता है, स्टोव कह रहा हूँ, जैसे हमारी गैसेस वगैरह का भी यूज होता है, उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि वो लाइट कम हीट ज्यादा दे रहा है, और ये लाइट ज्यादा देता है, हीट कम देता है। ये चीज याद रखनी है आपको, बेसिक बातें हैं बिल्कुल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इनका पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन भी नहीं हो पाता, ठीक है बेटा। अब कभी कभी होगा क्या, कभी कभी होगा क्या, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो भी इनकम्प्लीट कंबशन में चले जाएंगे। याद रखना है आपको, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे, इनको अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिलेगी, तो ये भी इनकम्प्लीट कंबशन में चले आएंगे, और उस समय ब्लैक शूटी फ्लेम देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे घरों में चूल्हे होते हैं, ठीक है, अब तो शायद आप लोग गैस वैस देखते हो, जो घरों में, हाँ गैस में भी नीचे आपने देखा ना, कभी देखना, तो इनमें ना छोटे छोटे इनलेट्स बने होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन जो है उसको मिलती रहे। ऑक्सीजन मिलने से होगा क्या, वो पूरी तरीके से कंबशन हो जाएंगे, जिस वजह से उसका फ्लेम जो है वो ब्लू रहेगा और बिल्कुल क्लीन फ्लेम रहेगा, बर्तन नीचे से काले नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे पहले हुआ करता था, चूल्हों में खाने बनते, चूल्हों में जो खाना बनता था, तो वो बंद रहता था, उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल नहीं पाती थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से जल नहीं पाते थे, और एक ब्लैक शूटी फ्लेम के साथ जलते थे। याद रखिएगा, येलो ब्लैक शूटी मतलब उसके नीचे ना ब्लैक कलर की कोटिंग वगैरह आ जाती थी, तो बर्तन काले पड़ जाते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, सम टाइम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद येलो सूटी फ्लेम when they do not get sufficient amount of oxygen, therefore in gas stoves inlets are given जो इनलेट्स होते हैं उस पे, वो इसलिए ही होते हैं ताकि उस पे क्या है, एयर आती रहे। इनलेट मतलब छेद होता है, ठीक है, छोटे छोटे इनलेट्स होते हैं, छेद होते हैं उस पे। याद रखिएगा बच्चों, ये बेसिक था आपको, इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज याद रखनी है आप लोगों को। ये 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम से क्यों जलते हैं, ये पूछ सकता है कि वो छोटे छोटे छिद्र क्यों होते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो जाता रहे, ठीक है बेटा। याद रखना है आपको ये बेसिक बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या, हट जाऊं मैं यहाँ से हट जाऊं प्लीज। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखो, वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद क्लीन फ्लेम, ठीक है, वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद क्लीन फ्लेम। याद रखना है आपको, लिखना है, बिकॉज वो आपके कंप्लीट कंबशन में जाते हैं, है ना। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लिखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स contain less amount of carbon and they get oxidized easily when burned, and hence give clean flame as compared to unsaturated hydrocarbons, ठीक है। Saturated hydrocarbon contain less amount of carbon, they get oxidized easily when burned in air, hence give clean flame as compared to unsaturated hydrocarbons। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या, ये बेसिक बातें अच्छी लगी हैं आपको कि नहीं,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है इस बार आपसे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और आपको मैं बेसिक चीजें बताते हुए भी चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को समझने से पहले एक बेसिक बात है जो कि है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं बिना उस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हुए। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं। ये वो पड़ोस की आंटी है जो घरों का झगड़ा बहुत फैला देती है लेकिन बिना उस झगड़े में पड़े। याद रखिएगा, ये पड़ोस की वो आंटी है जो बिना उस झगड़े में पड़े उस झगड़े में आग का काम कर, आग में घी डालने का काम करती है। ठीक है ना, तो जैसे आंटियां होती है ना, आग में घी डालने का काम करेंगी। ठीक है, ये वो आंटी है, याद रखिएगा आपको। तो कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंस, कैटलिस्ट आर दी substances which speed up chemical reaction, which speed up chemical reaction without getting consumed in it, उस रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए उस रिएक्शन को तेज कर देना, ये कैटलिस्ट की निशानी है। क्या हमको सारे कैटलिस्ट याद रखने हैं? नहीं, मैं जो बता रहा हूं वो याद रखो, बहुत अच्छे रहोगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो एक होता है पैलेडियम, ये होता है पैलेडियम। दूसरा होता है आयरन, तीसरा होता है निकल। होते तो और भी बहुत सारे हैं बट मेरा मन नहीं करता तो मैं उतना ज्यादा पढ़ाने का, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देने आया हूं, मैं वो देने आया हूं जो मैं पढ़ाऊंगा और वही करूंगा जो बच्चों के हित में होगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा निकल याद रखना है। निकल के बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा। ठीक है, याद रखिए निकल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप बोलेंगे सर हमको यहाँ कोई परेशानी नहीं, तो आप निकल को याद रखिएगा। एग्जाम्पल में पैलेडियम। अच्छा, जो बच्चा आईसीएससी का है उसको पैलेडियम आयरन दोनों याद रखने हैं, बिकॉज आपके वो आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक कैटलिस्ट नहीं है। रिसेंटली अभी हमारे क्या बोलते हैं लोकल में स्कूल था, यहाँ भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं इसलिए भी थोड़ा बच्चों को बता रहा हूँ। आईसीएससी वाला याद रखिएगा, तुम्हारे स्कूल में आया था। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इस चीज, एडिशन रिएक्शन। बहुत प्यारी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अब इसको ध्यान समझना, एडिशन रिएक्शन है क्या चीज? ये है क्या चीज? जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन की प्रेजेंट में और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाने पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो यहां से तुमसे एक रिएक्शन पूछी जा सकती है कि ऐसी रिएक्शन बताओ जहां हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं और वहां पर कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? तो स्पीड अप का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसलिए एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। क्या बोला मैंने? कि यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो याद रखना, एडिशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब इसी चीज को लिख देते हैं, याद रखिएगा। when unsaturated hydrocarbon reacts with hydrogen in the presence of catalyst
यहां पर मैं निकेल ले लेता हूं, निकेल लिया है मैंने। When unsaturated hydrocarbon react with hydrogen in the presence of catalyst and form saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon is called addition reaction, is called addition reaction. It is also known as hydrogenation reaction. It is also known as hydrogenation reaction. ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? कोई प्रॉब्लम, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ चीजें और भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको बताऊंगा कि इनको कैसे तैयार करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी एडिशन रिएक्शन होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, कोई मसला तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, अन्यथा मोर देन एनफ है। चलिए, कैटलिस्ट समझ लिया हमने, आइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझते हैं। क्या आपने ऑक्सीडेशन मेरी पिछली क्लास में पढ़ा है? क्या आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है? मुझसे बोलिए फटाफट से। आप बोलेंगे सर नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है। चलिए, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है? जहां ऑक्सीजन ऐड हो, जहां ऑक्सीजन ऐड हो उसे तो कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से समझना, इसमें होगा क्या? इसमें मैं एथेनॉल लूंगा C2H5OH, ये एथेनॉल है। इसको अगर मैं KMNO4 या फिर K2Cr2O7, बहुत ध्यान समझना, याद रखिएगा, क्लियर है? याद रखिएगा, KMNO4 याद रखिएगा। अच्छा, यहां मैंने क्या लिख दिया? KMNO2 लिख दिया ना। मैं कभी ऐसा होता है यार, मैं बोलता कुछ और हूं, कभी लिख और देता हूं। खैर, KMNO4, ठीक है, KMNO4, ठीक है बेटा। अब ये क्या है? एथेनॉल है, एथेनॉल है, पढ़ा रखा है मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर में। KMNO4 है ये, और ये एथेनॉल है। अच्छा, ये जो KMNO4 है, ये अल्कलाइन नेचर का है। ये किस नेचर का है? अल्कलाइन नेचर का है। और ये आपका एसिडिफाइड है, ये एसिडिक नेचर का है। अब इनका नाम क्या होता है? बहुत ध्यान समझना। ये KMNO4 या फिर K2Cr2O7। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस वाले का नाम तो है पोटेशियम पर मैंगनेट, और ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत जरूरी है, इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात आई समझ में? ये दोनों इस रिएक्शन में काम करते हैं, ये दोनों इस रिएक्शन में काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि KMNO4, बात समझ में आ गई? KMNO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका काम क्या है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं इस रिएक्शन में। अब इन दोनों में से एक यूज होगा और यूज होगा, दोनों यूज नहीं होंगे। तो ये जो एथेनॉल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बच्चों याद रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है?
ठीक है ना, फटाफट से इसको लिखेंगे बच्चों, फटाफट से इसको लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ये मैंगनेट बोल रहा था मैं, यहाँ पे मैंगनेट, मैंगनेट लिख दिया मैंने, PER, एक सेकंड बेटा, PERMANGANAT, मैंगनेट बोल रहा था, गेट लिख दिया, पर मैंगनेट, ठीक है, और डाइक्रोमेट। अब इसको लिखने की जरूरत है, बिल्कुल लिखने की जरूरत है, याद रखिएगा। व्हेन एथेनॉल reacts with reacts in the presence of KMNO4 or K2Cr2O7, it converted into एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने की रिएक्शन का नाम लिखो, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने की रिएक्शन का नाम लिखो। और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों का क्या रोल है, तो दे बोथ आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया आप सभी ने बच्चों, लिख लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? चलिए अब समझते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं एज सच, बट अगर आप, ठीक है, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3Cl प्लस HCl में। अगेन आप इसको दोबारा से करवा दो, CH3Cl को Cl के साथ, ठीक है, अगेन करवा दो आप, तो ये फिर से यहां लिख दो सनलाइट, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2Cl प्लस HCl। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये आपकी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, क्लोरीन किसे? हाइड्रोजन को, ठीक है बेटा। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच नहीं है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपके एग्जाम्पल तो याद रखने चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम? बहुत ईजी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सी थी? तो ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट थी। अगेन रिवाइज कर लो इसको कि आप यहाँ पर अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदल रहे हैं। दूसरी आपकी ये हो गई, एथेनॉल को एथेनोइक में बदल रहे हैं। तीसरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। चलिए अब समझते हैं इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनमें हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे एथेनॉल और दूसरा डिस्कस करेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एथेनॉल के बारे में। अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है। कौन सा इसके अंदर ग्रुप है? तो ऑल ग्रुप है, ऑल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप है इसमें। अब इसकी अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी की, आपको दिखाई कैसा देता है, तो ये रूम के टेम्परेचर में लिक्विड होता है, रूम के टेम्परेचर में लिक्विड होता है। आपने देखा भी होगा, एथेनॉल रखा हुआ है, रूम के टेम्परेचर में लिक्विड है, ठीक है। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, 156 केल्विन। अच्छा, केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना हो तो आपको पता होना चाहिए, केल्विन को अगर आपने सेल्सियस में बदलना हो तो आप माइनस कर दीजिए 273 से, ठीक है।
केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में बदलना हो तो माइनस कर दीजिए 273 से, 9th क्लास में चीजें सीखी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 351 केल्विन होता है। अगेन आपको सेल्सियस में पूछ रहा है तो कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। पानी में घुल जाते हैं का मतलब क्या हुआ, सॉरी वाटर सॉल्यूबल का मतलब क्या हुआ, पानी में घुल जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका क्या यूज होता है एथेनॉल का, पहली चीज आपने देखा होगा जो बॉटल अल्कोहल वाली, जिसको हम बाटली भी कहते हैं, अपने घर में पड़ी हुई देखी होगी, रंग बिरंगी होती है, बट एक्चुअल में वो कलर जो होता है ना वो अलग चीज है। ये एक्चुअल में कलरलेस होगी, ठीक है। उसमें वो केमिकल वगैरह का यूज करके कलर बनाए जाते हैं उसके। तो ये अल्कोहल को बनाने में यूज होता है। अब आप कहोगे सर क्या यही अल्कोहल है, नहीं बेटा, ये कलरलेस लिक्विड है, ये एथेनॉल है। इसका यूज करा जाएगा जो बाटली आती है ना उसको बनाने में, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज करा जाता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं अलग अलग पदार्थ की है ना, जैसे कंपनीज की अगर बात करूं तो किसी में 45% अल्कोहल होगा, 45% होगा, किसी में 11% होगा, किसी में 20% होगा। तो तुमने देखा होगा अलग अलग वैरायटी की आती है, अलग अलग वैरायटी लोग भी देखेंगे थोड़ी सी पी के झूल जाते हैं, जो बहुत सारी पी लेते हैं फिर भी नहीं झूलते। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके अंदर कंज्यूम, इसके अंदर जो ऐड करी गई उसकी मात्रा कम होगी, ठीक है। इनको अल्कोहल बनाने में यूज करा जाएगा। दूसरा आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक में यूज करा जाता है, जैसे आपने टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में सुना होगा। जैसे सॉल्ट है, ठीक है, उसके साथ अगर मैं अल्कोहल को मिला दूं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, क्या, एंटीसेप्टिक का। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का आपको एग्जांपल भी याद रखना है, सॉल्ट प्लस अल्कोहल जो होगा वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है बेटा। कफ सिरप में यूज होता है, जो आपने देखा होगा सर्दी वर्दी हो जाती है तो कफ सिरप कहते हैं भैया पियो इसको। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा है ना। खैर छोड़ो, मेरे बात जुबान में बहुत सारी चीजें और आ रही है, मैं बोल नहीं सकता उसको ऑन कैमरा, ठीक है। दूसरा इसको पेट्रोल के साथ यूज करा जाता है, पेट्रोल के साथ एडिटिव है ना, एज अ फ्यूल वर्क करता है। तो ये 3 बेसिक बातें हैं, आप याद रख लेंगे, बहुत इजी है चीजें। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351 के सॉल्युबल वाटर होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें याद रखिएगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ से सवाल एज सच नहीं आते हैं। यूज पर एक सवाल वो 1 नंबर में 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो ये आप यूसेज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके यूज जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस पे वो सवाल पूछ सकता है, पूरी शक्यता है पूछने की, ठीक है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिहाइड्रेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद सोडियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बता रहा हूं, यहां से मार्क्स मतलब यहां से क्वेश्चन आएगा इस बार, तुम देख लेना इस बात को, ठीक है। तो एक एक करके समझाता हूं मैं इन तीनों को। सबसे पहले समझाता हूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एथेनॉल, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूं, चलिए। तो पहले समझते हैं एथेनॉल की रिएक्शन, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एथेनॉल क्या है आपका, CH3 C2H5 C2H5OH, ये एथेनॉल है। इसकी रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करवाऊंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस हीट मिलेगी। अब ये तो हम पहले पढ़ चुके कंबशन में, भैया जला ही तो रहे हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन में जला रहे हैं इसको, तो हीट लाइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलेगा। तो बहुत इजी थी सर, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या था, बट ये बेसिक बात है, आपको समझ में आई क्या, ओके। अब समझते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए इसको समझते हैं, इसको समझिएगा। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन C2H5OH, इसको जब हम अब इसमें ना कंडीशन है, इसको जब हम 373 केल्विन पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे, C2H5OH को 373 केल्विन पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में हीट करेंगे, तो ये बदल जाएगा
CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, बहुत ध्यान से याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको बहुत जरूरी, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है। डन है ये बात, ठीक। अब समझना, यहां से वो पूछेंगे क्या, यहां से वो पूछेंगे क्या, तो यहां से वो पूछेंगे कि इस रिएक्शन में H2SO4 का क्या काम है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहां पर ये क्या बना है, इसको क्या बोलेंगे, मेथ एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन हो गया। इसके साथ में ना यहां से वाटर निकल जाएगा बाहर, तो जो वाटर निकल रहा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो हम कहते हैं बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। वाटर का लॉस होना, वाटर का लॉस होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहां पर इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, किसमें से, एथेनॉल में से। तो एथेनॉल में से वाटर का लॉस होना मतलब डिहाइड्रेशन कहलाएगा। तो यहां पर इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन बिकॉज इट इज नोन एज dehydration because of loss of water। पानी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर वो तुमसे ये पूछता है कि कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये रहेगी और ये रहेगी। दूसरी चीज पूछेगा कि H2SO4 का क्या काम है, तो यहां पर H2SO4 काम कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। ये बहुत अच्छे से लिख के याद कर लो इस चीज को। वो पूछेगा इस पर, जहां सवाल 3 नंबर में पूछेगा कि क्या काम है यहाँ पर आपका H2SO4 का, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसे डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पानी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बेटा। डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम। जब हम एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तब क्या बनेगा। क्या बच्चों ये चीज आपके सामने समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमें ये चीज समझ में आ रही है। चलिए रिएक्शन विद सोडियम समझते हैं। जब भी आप एथेनॉल की रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे, तब आपका क्या बनेगा। पहली चीज, जब भी आप C2H5OH की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे तब आपका यहां बनेगा C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बहुत ध्यान से याद रखना, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब बात आती है कि ये जो पदार्थ बना है सर, ये तो हमने पहली बार देखा है। बिल्कुल भैया, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2ONA, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। कहीं कहीं ये चीज आपको इस तरीके से भी दी जाएगी, तो ये भी याद रखना, ये दोनों एक ही चीज है। C2H5ONA, इस पदार्थ का क्या नाम है, तो सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथऑक्साइड। ठीक है, फिलहाल आपको चीज समझ में नहीं आएंगी, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में वर्क करती है। बता रहा हूँ बड़ी क्लास में अब जाओगे तो इस पर डिटेल एनालिसिस होगा। अब मैं यहाँ क्या ही बताऊं आप लोग को, ठीक है। तो ये फिलहाल रट लीजिए भैया कि इसको सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं किसे, C2H5ONA को या फिर CH3CH2ONA को। तो ये कब बनता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल की सोडियम के साथ, तभी बनता है। ठीक है, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। तो सोडियम एथॉक्साइड समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। चलिए अगला समझते हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये आपको मार्क्स देके जाएगी इस बार बोर्ड्स में, ठीक है बेटा। डन है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। एथेनोइक एसिड, दूसरा आपका आ गया आपके सामने एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदल के देख लेना, इसको सेल्सियस बदलना है, इसको केल्विन में बदलना है, ठीक है। अब याद रखिएगा, आपने जो, मैं आप चाउमीन खाते जाते होंगे तब आपने सिरका देखा होगा। सिरका होता क्या है, अगर आप एथेनोइक एसिड कितने में, 5 से 8% एथेनोइक एसिड में
अगर आप वाटर मिलाते हैं तो उसको विनेगर कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा बच्चों। जब भी आप 5 से 8% एथेनॉइक एसिड में वाटर को मिलाएंगे तो उस पदार्थ को विनेगर कहा जाता है। ये जो एथेनॉइक एसिड होता है ये ठंडे क्लाइमेट में कुछ इस तरीके से फ्रीज होता है कि भैया आइस लाइक फ्लेक बन जाते हैं। आइस लाइक फ्लेक बन जाते हैं मतलब जैसे बर्फ नहीं पड़ती बड़े हिमालयों में, हिमालयाज में, हिमालय कह रहा हूं मैं, हिमालयाज में जैसे बर्फ नहीं पड़ती तो आइस फ्लेक बन जाते हैं। ये कोल्ड क्लाइमेट में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट में ऐसे फ्रीज हो जाता है। इसके क्या यूज हैं? यहाँ पर देखो एथेनॉइक, यहाँ पे यूजेस ऑफ एथेनॉइक होना चाहिए यार, एथेनॉइक एसिड, ठीक है, यूजेस ऑफ एथेनॉइक एसिड, ठीक है। पहला यूज क्या है इसका? विनेगर बनाने में यूज करा जाता है, अचार को प्रिजर्व करने में भी इसका यूज करा जाता है, और एक एस्टर नाम का प्रोडक्ट होता है, इसको मैं आपके थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। एस्टर नाम का प्रोडक्ट जो होता है इसको बनाने में भी एथेनॉइक एसिड का प्रयोग करा जाता है। 3 प्रयोग यहाँ से सवाल पूछेगा, पक्की बता रहा हूं क्या यूजेस हैं इसके। ये चीज आप याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि भैया क्या यूज है एथेनॉइक एसिड के, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो 5 से 8% एथेनॉइक एसिड को पानी में मिला देंगे तो विनेगर कहलाएगा। 290 के 100 सी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। विनेगर बनाने में, पिकल बनाने में और एस्टर को बनाने में इसका यूज करा जाता है। 1 नंबर का सवाल या फिर एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब आपको पता लगेगा कि कैसे सवाल आएंगे। डन है बच्चों? यहां तक डन है? डन है? डन है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड, ठीक है। पहली चीज, रिएक्शन विद सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आप एथेनॉइक एसिड यानी कि CH3COONA, CH3COONA, अरे Na क्यों लिख रहा हूं यार, COOH, यहां नाम नहीं लिखा था उसका फॉर्मूला, CH3COOH, ठीक है। इसको हम कहते हैं एथेनॉइक एसिड, ठीक है, इसको हम कहते हैं एथेनॉइक एसिड, CH3COOH, ठीक है। CH3COOH की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से करवाऊंगा तो ये बनेगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी? प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। जब भी एथेनॉइक एसिड की सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब सर ये क्या नया मामला है? ये तो बेटा ये फॉर्मूला है सोडियम एसीटेट का। किसका फॉर्मूला है? सोडियम एसीटेट का, या फिर इसको हम सोडियम एथेनोइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एथेनोइट भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का सॉल्ट ही है, एक प्रकार का क्या है? ये सॉल्ट ही है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये कौन सा सॉल्ट होगा? तो ये कौन सा सॉल्ट होगा? बताओ कौन सा सॉल्ट होगा? बताओ बताओ, मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या ये सॉल्ट एसिडिक है? क्या ये सॉल्ट एसिडिक है? क्या ये सॉल्ट बेसिक है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, क्योंकि मैं एसिड बेस पढ़ा चुका हूं, वहां मैंने एग्जांपल भी लिखा है। तो मुझे बताओ कौन सा है, एसिडिक है या बेस है? बताओ मुझे, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो इसे। चलिए, ये तो रिएक्शन थी सोडियम के साथ पहली। दूसरी रिएक्शन CH3COOH की रिएक्शन जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाऊंगा तो अगेन CH3COONA प्लस H2, यहां वाटर बनेगा। अंतर याद रखना है, यहां हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है और नीचे वाटर का एवोल्यूशन हो रहा है, नीचे वाटर का एवोल्यूशन हो रहा है। अगेन ये दोनों पदार्थ क्या है? अगेन दोनों पदार्थ क्या है? सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनॉइड कहेंगे, और ये आपका वाटर है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ जो ये सॉल्ट बना है ये भी सॉल्ट ही है। मुझे बताओ ये सॉल्ट क्या है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलेंगे नहीं सर हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डन है बच्चों? डन है, डन है, डन है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो
रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत प्यारी चीज है। जब भी आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे CH3COOH है, इसकी रिएक्शन करवाओ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 से, तो क्या बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गई सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये आपका सोडियम कार्ब, यार ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना पहले, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। और दूसरी है आपकी CH3, दूसरी रिएक्शन है CH3 COOH प्लस NaHCO3। मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, साथ ही में इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड नेम क्या है, इसका केमिकल नेम दूसरा क्या है, मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, इसको कमेंट में लिख के बताओ मुझे फटाफट से। NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, एसिड बेस सॉल्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस पर क्या क्या बनेगा, CH3COONA सोडियम एथेनॉइड या फिर सोडियम एसीटेट, सोडियम एथेनॉइड या फिर सोडियम एसीटेट, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये सारी चीजें बनेंगी, दोनों में चीजें क्या बनने वाली है, सेम बनने वाली है। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है, दोनों में चीजें कैसी बनने वाली हैं, सेम बनने वाली हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहां तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्या आप इन स्लाइड्स को, ये स्लाइड्स को, कौन सी, ये यहां से लेकर के यहां तक की स्लाइड्स को बहुत अच्छे से 2-4 बार बैठ के घर में बैठ के अभी रिवाइज करो इन्हें, ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे तरीके से, फिर ये आगे बढ़िएगा, पहले इसको रिवाइज करिएगा। अगला मेन टॉपिक है सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फटाफट से अपनी कॉपी में नोट बनाइएगा, सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा तुम्हारे लिए उसका कॉल आना और तुम्हारा उसको रिप्लाई करना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन सपोनिफिकेशन डिफरेंस में ही आएगी, इसलिए मेरा डिफरेंस में ही पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंस में ही आती है इसलिए डिफरेंस में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो डिमांड है एग्जाम की वो ही पूरी करके दे रहा हूँ। चलिए, अब सबसे पहले एस्टरिफिकेशन समझते हैं। एस्टरिफिकेशन होता क्या है, जब भी आप एथेनॉल को एथेनोइक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाओगे, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाओगे, तो ये एक सब्सटेंस बनाएगा जो होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां सिंगल बॉन्ड O और यहां लगेगा C2H5। एक्चुअल में जो एस्टर है बेटा, ये जो एस्टर है ये एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही होता है, ये जो एस्टर है ये एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही होता है। मैं आपको बताऊं, ICSE वाले बच्चे इसको ऐसा फंक्शनल ग्रुप लेंगे, इसमें एक एल्काइल और दूसरा एल्केनोइड होता है, फिलहाल इतना जानने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी वाटर का एवोल्यूशन होगा, मतलब वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर का एवोल्यूशन ही वाटर निकल जाएगा। तो ये जो पदार्थ बना है ये स्वीट स्मेल करता है, जिसका काम परफ्यूम बनाने में भी करा जाता है। तो ये आपका स्वीट स्मेल करता है ये, ठीक है, और इसका काम परफ्यूम बनाने में भी होता है, याद रखिए। ये आपका एस्टर हो गया। कैसे लिखोगे इसे, तो ऐसे लिख दो, व्हेन ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of H2SO4, it forms what? It forms ester. It forms ester
which is sweet smelling substance, which is sweet smelling substance used in perfume making, used in perfume making. Hence this reaction is called esterification. ठीक है, hence this reaction is called esterification. ठीक है, अब सपोनिफिकेशन समझना बहुत ध्यान से। जब आप एस्टर को CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड O C2H5 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, याद रखिएगा ये एक एल्काइली है, मैंने पढ़ा रखा है इसको, ये एक एल्काइली सोल्यूशन है, ये एल्काइली सोल्यूशन है। जब भी आप एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्काइली से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस यहां पर बनेगा C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। बच्चों याद रखिएगा, देखो यहां पर ये जो बना है ना, ये आपका कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट होता है, कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट। अब सर आप कहोगे कि ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, यहाँ पर देखो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देखो CH3CONA, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, यानी कि सॉल्ट है, ये कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट है। इसका फर्दर यूज करा जाएगा साबुन बनाने में, क्या बनाने में, साबुन बनाने में। तो ये कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट है और इसको बनाया जाएगा, इट इज यूज्ड इन सोप मेकिंग, इट इज यूज्ड इन सोप मेकिंग। ठीक है, और इसीलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कह रहे हैं। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज, reaction is known as saponification, because ये जो आपका बन रहा है सोडियम एसीटेट, इसको हम सोप बनाने में यूज करते हैं। That is why this reaction is known as saponification। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये जो ईस्टर है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा अल्कोहल प्लस CH3COONA। अब बहुत ध्यान सुनना, ये जो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो C कितने हैं, 1 2 3, तो C3, H कितने हैं यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया 8, C3H8 COO, ये भी इसका फॉर्मूला है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये तरीका भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अच्छा ये भी, अच्छा ये भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना, सेम दोनों है फॉर्मूले, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया? क्या बच्चों यहां तक बेसिक बातें समझ में आ गई? फटाफट से नोट डाउन करिएगा, फटाफट से नोट डाउन करिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें लिखना चाह, क्या लिखोगे इसमें ना, ऐसे लिख दो, व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद एल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख लो इसे। व्हेन एस्टर, बोल रहा हूं मैं, लिखो व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद एल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड, alkyl sodium hydroxide, it forms carboxylic salt, it forms carboxylic salt and alcohol, and alcohol, and alcohol, full stop. This carboxylic salt is used in preparation of soap, is used in preparation of soap, is used in preparation of soap. That is why this reaction is known as saponification reaction. That is why this reaction is known as saponification reaction. Any doubt बच्चों? कोई problem? Very good. ठीक है, चल as we done, बहुत बढ़िया। सोप एंड डिटर्जेंट, अपना लास्ट टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर। चल, सोप एंड डिटर्जेंट डन है, बहुत बढ़िया।
चलिए, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। अब सोप जो होता है, सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, एक मिनट रुकिए। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप है क्या, सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड which contain sodium और पोटेशियम सॉल्ट। ये होता है आपका डेफिनेशन सोप की। एक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है। अब आपको सर फैटी एसिड क्या है, एक्चुअली जो सोप बनाया जाता है ना, ये जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है एक्चुअल में, ठीक है, इंडिया में भी यूज होता है, अब इसमें क्या ही बोलना। तो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, फैटी एसिड जानवरों की चर्बी में पाया जाएगा, उसमें सॉल्ट होगा, सॉल्ट होगा सोडियम और पोटेशियम का। लेकिन डिटर्जेंट क्या कहेंगे, तो डिटर्जेंट क्या है आपका, डिटर्जेंट क्या है आपका, तो डिटर्जेंट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड which contain salt of ammonium and sulfinoid। फिलहाल है ना 10th में उतनी ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं, सल्फोनेट, ठीक है, इतना बेसिक जानकारी बहुत होती है, ये दोनों में अंतर है। अब याद रखिए, ये जो सोप होता है ना, सोप और डिटर्जेंट, याद रखना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें लॉन्ग चेन होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लॉन्ग चेन होगी, और यहां पर सोडियम होगा कुछ इस तरीके का, ये सोडियम हो गया आपका, ठीक है, इसमें अमोनियम होगा इस तरीके से। अब ये ना, इसका हम समझेंगे क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ, क्लींजिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ, ये काम कैसे करते हैं, समझ में आ गया। इसमें स्टीराइड वगैरह, पैल्मिटाइड वगैरह यूज होता है सोप को बनाने में, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ऑल्दो अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप रख लो ऐसे करके। सोप का फॉर्मूला होता है RCOONA। देखो सोडियम सॉल्ट आ गया, R का मतलब यहाँ पे फैटी एसिड आ गया, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है सॉल्ट का, सोप का। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी तो नहीं। अब स्ट्रक्चर समझते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले आपको दो चीज समझाता हूं, वो है आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। सुनना, जो हार्ड वाटर होता है इसके अंदर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कि सॉफ्ट वाटर में नहीं होता, इसमें नहीं होता। इसीलिए यहां पर सोप जो है इजीली क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा, इतना याद रख सकते हैं आप। और यहां पर सोप डू नॉट वर्क इजीली, और इसीलिए ये सोप विद हार्ड वाटर क्या बना लेता है, मेक्स स्कम। स्कम क्या होता है सर, झाग नहीं बन पाती, वो ऊपर में व्हाइट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जैसा चलता रहता है, जिसकी वजह से डर्ट साफ नहीं हो पाती। अब डर्ट कैसे साफ नहीं होती मैं बता रहा हूं। तो सोप विद हार्ड वाटर मेक्स स्कम, दैट इज व्हाई टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिटर्जेंट is used instead of soap with hard water। बस इतना आप याद रखिएगा, कुछ याद मत रखो, बस आप इतना याद रखो कि हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम नहीं कर पाता, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं सोप की बजाय। किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं सोप के बजाय, किसमें, हार्ड वाटर में।
विद हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। कोई दिक्कत? अब आइए समझते हैं इसे, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का, देखो इस तरीके का। और ये आपका हो गया, ये हेड होता है, ये हेड होता है जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाला जो साइड होती है इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और ये वाली जो साइड होगी पीछे वाली टेल वाली साइड, स्पर्म की तरह लग रहा था मैं, नहीं स्पर्म नहीं है ये होगी हाइड्रोफोबिक। फोबिक शब्द का मतलब हेड होता है। तो जो हेड वाला साइड है जहां सोडियम सॉल्ट है आपका, हाइड्रोफिलिक, इसको प्यार होता है वाटर से। ये प्यार करता है वाटर से, और ये हेट करता है वाटर से, ठीक। अब जैसे मान लो ये ऑयल का डर्ट, ऑयल पार्टिकल है, तो ऑयल पार्टिकल में ये जो टेल वाला पार्ट है इसको हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं, ये जाके बैठ जाएगा ऑयल के पार्टिकल में। और तो आपका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट वाला हिस्सा है, ये वाटर के साथ मिल जाएगा। और डर्ट को पकड़ लिया अंदर वाले हिस्से ने, डर्ट को पकड़ लिया अंदर वाले हिस्से ने। तो इस तरीके से डर्ट और वाटर अलग हो गए। अब जब आप इसको धोया जाएगा तो होगा क्या कि जो डर्ट वाला हिस्सा है, जैसे आप मान लो पानी से सफाई करोगे तो डर्ट अलग निकल जाएगी, और जो कपड़ा है आपका वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक याद रखिएगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मिसल्स। क्या कहा जाता है? मिसल। ये काम कैसे करती है देखो ध्यान से। When the soap is dissolved in water, then at the water surface the hydrophobic tail of the soap will appear. Hydrophobic tail of the soap will appear, which can be seen in the form of bubble. ये bubble बना लेंगे। The hydrophilic part remains inside the water. ये पानी के अंदर रहेगा। Therefore, alignment of soap molecule is like this: the hydrophilic part inside the water and the hydrophobic part of the at the surface. बात समझ में आई? तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर रहेगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर के साथ रहेगा। When the soap molecule come in contact with the dirt, a cluster of soap molecule will form in which the hydrophobic part is directly attached. Dirt and the hydrophilic part remain at the water side. This cluster is known as micelles. When micelle formed soap is able to clean the oily dirt. After we rinse the cloth with water, the soap particle is attached with oil and dirt and separate with clothes with the oil and dirt to give clean. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीज ये लिखी है कि जब आप वाटर से क्लींस करेंगे तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो डर्ट को अलग करके ले जाएगा, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो वाटर के साथ रह के वो डर्ट को अलग कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट बहुत इजी टॉपिक था, यहाँ हमने खत्म करी है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के साथ, और इसी के साथ हमारी चीजें होती हैं खत्म। कार्बन कंपाउंड थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए थोड़ा समय लगा, तो हमने यहाँ पर कार्बन कंपाउंड क्या कर दिया है बच्चों? खत्म कर दिया है। कार्बन कंपाउंड आपका खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे इसके PYQ जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कार्बन कंपाउंड हो चुका है खत्म। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं जहां हम पढ़ेंगे क्या? PYQ के क्वेश्चन, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। थैंक यू सो मच बच्चों।